हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि आज 13 मई 2020 को हमारी वित्त मंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, यानी कि जो कोविड-19 की वजह से, जो बीमारी की वजह से जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज डिसाइड किया है। और गाइस, मैंने छोटा सा एक कैलकुलेशन किया, मैंने देखा कि अगर मैं 133 करोड़ लोगों में 20 लाख करोड़ रुपए को बांटूं तो हम लोग पाएंगे अप्रॉक्स 15,000 रुपये से ज़्यादा पर पर्सन। इसको हम पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे काफ़ी कुछ पॉइंट्स में, जिनमें हम बात करेंगे कि नॉर्मल यानी आम जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। यानी कि मैं जो बड़े पॉइंट्स हैं उन पर इतना डीप फोकस नहीं करूंगा, लेकिन जो छोटे पॉइंट हैं उनमें मैं डीप पॉइंट फोकस करूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, और आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में दो उन्होंने इशू किए हैं। इनकम टैक्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं कि आपको टीडीएस का क्या है, आपकी आईटीआर की डेट्स क्या होंगी, एक आपका है विवाद से विश्वास स्कीम, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। साथ में दोस्तों कि आपका टीडीएस और टीसीएस से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बात करेंगे हम लोग अगला कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस हैं, और बात करेंगे साथ में कि ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, यानी कि विदेशी कंपनियां अब 200 करोड़ तक के टेंडर्स में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगी। और एक अच्छी जो खबर अभी शाम को आई है वह यह है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सीआरपीएफ के जितने भी कैंटीन्स हैं वहाँ पर आपको स्वदेशी वस्तुएं ही इस्तेमाल करने के लिए आगे दी जाएंगी। बात करते हैं एमएसएमई की डेफिनेशन की, और बात करेंगे हम ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में की कंट्रीब्यूशन का क्या सीन रहेगा। और साथ में एक बहुत ही अच्छी खबर है आम जनता के लिए, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए 30,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी पैकेज की बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे हम आपके पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम की जो एनबीएफसी के लिए है। और बात करेंगे हम आज यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री। दोस्तों, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट यही होगा, तो मैं इसको भी आपको भी थोड़ी देर में ही शुरू करेंगे। और बात करेंगे 20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेप्ट टू स्ट्रेस्ड एमएसएमई, यानी कि जो लोग अपने आपके अकाउंट्स को एनपीए कर चुके हैं उन्हें भी गवर्नमेंट ने एक 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, यानी उन्हें भी फंडिंग मिलेगी। और दोस्तों, हम बात करेंगे 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स की। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर कि डिस्कॉम यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके घाटे को देखते हुए उनको एक 90,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को, यानी कि जो जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट्स हाईवेज कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके संबंध में उन्हें दिया गया 6 मंथ का एक्सटेंशन। और बात करेंगे आपके जितने भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन। और लास्ट में आपका सबसे है डेफिनेशन, यानी कि एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं, हम बात करेंगे कि जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह वीडियो हिंदी में बनाई गई है, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न की तारीख की, यानी कि इनकम टैक्स की जो तारीख होती है वह होती है 31 जुलाई। जैसे कि आप सभी देख अब शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने कि हमने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के लिए हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होनी थी उसकी डेट 31 जुलाई थी, जिसको बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। दोस्तों, वहाँ साथ ही जो जिन व्यक्तियों का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उनकी भी धारा 44 एवी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ऑडिट होती है।
उन्हें भी उसकी डेट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कि रिफंड्स की। रिफंड्स का क्या सीन रहेगा दोस्तों? रिफंड्स का सीन रहेगा कि जितने भी आपके रिफंड्स हैं इनकम टैक्स के, इसमें चैरिटेबल अभी तक मेंशन जिन्हें किया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस यानी जो कंपनियां या एलएलपी नहीं हैं, उन्हें जल्दी ही इन अपना रिफंड दे दिया जाएगा। दोस्तों अगला प्रोविजन है टीडीएस के संबंध में। टीडीएस में 25% की कटौती, जिसे आपका कल से ही यानी कि 14 तारीख से यह लागू हो जाएगा। फैसला कल से लागू। बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स एवं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती की जाएगी। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे कि आपके बात करते हैं आपका जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका कमीशन हुआ, कमीशन के केस में, कॉन्ट्रैक्ट के केस में, या फिर किसी प्रोफेशनल को आप फीस दे रहे हैं। एग्जाम्पल बात करता हूँ, आपने किसी सीए को हायर किया, उसको आप फीस दे रहे हैं और फीस आपकी जो टीडीएस की लिमिट है उसे एक्सीड कर रही है। ऐसे केस में आपको 10% से टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन अब आपको 25% कम यानी 7.5% में ही आपसे काम चल जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है रियल एस्टेट डेवलपर्स, यानी जो रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर्स हैं और जिनके प्रोजेक्ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे, उन्हें आगे 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पॉइंट पर काफ़ी पॉइंट्स अपने सामने आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों इसमें आपको 3 लाख करोड़ रुपए के ऑटोमेटिक लोन मिलेंगे, यानी कि जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ध्यान होगा, एक स्कीम आई थी PSB 59 मिनट्स करके। दोस्तों वह ऑटोमेटिक लोन क्या है कि बैंकर्स आप अपने लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अप्लाई किया जाए। रीज़न, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 का इस टाइम एक महामारी फैली हुई है और गवर्नमेंट चाहेगी कि बैंक में लोग कम से कम जाए, यानी कम से कम बैंकों में जाकर अपना काम पूरा हो जाए। अब दोस्तों इससे जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि 45 लाख MSMEs को इसमें लोन मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यहाँ पर MSME की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है, यानी कि MSME की जो डेफिनेशन है उसमें सर्विस और आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को पहले अलग अलग ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब एक ही ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों MSME की जो डेफिनेशन है उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 तरह की एंटरप्राइजेस आती हैं, जिसमें माइक्रो स्मॉल का मैं आपको नए जो प्रोविज़न है मैं बता रहा हूँ। आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, तो ऐसे केस में आप माइक्रो यूनिट्स कहलाते हैं। अब मैं बात करूँगा, मैंने MSME का M बताया है, अभी हम बात करेंगे S की, यानी MS। S यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस। और स्मॉल एंटरप्राइजेस जिसमें कोई भी एंटरप्राइजेस चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कराती हो या मैन्युफैक्चरिंग करती हो। दोस्तों मैं बीच में रुककर आपको बताना चाहूँगा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर हम तो ट्रेडिंग करते हैं, हम किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, सर्विस में आते हैं? तो दोस्तों आप लोग सर्विस में आते हैं। अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, दैट्स मीन आप रीसेलिंग कर रहे हैं, यानी कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उस माल को पहुंचाने का कंज्यूमर तक, यानी आप एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो दोस्तों स्मॉल के केस में आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी में आपने कितना पैसा लगाया हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए स्टिचिंग का बिजनेस करते हैं, कपड़े मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, तो जितनी मशीनें हैं, फर्नीचर हैं, यानी आप एक काम कीजिए अपने सीए से, या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपनी फिक्स असेट्स का चार्ट उठा लीजिए और उसमें जितनी भी मशीनें आपको दिख रही हैं वह सभी प्लांट एंड मशीनरीज के अंदर कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग फर्नीचर। ओके गाइस, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे स्मॉल की, यानी 10 करोड़ से कम के आपके इन्वेस्टमेंट हो और साथ ही 50 करोड़ से कम का टर्नओवर हो। और तीसरा है मीडियम, यानी MSMM, यानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, यानी तीसरे पॉइंट पे मीडियम की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक के हो
और टर्नओवर आपका 100 करोड़ तक का हो। यानी कि दोस्तों पहले सरकार इसे इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही आंकती थी और अब इसे टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों के आधार पर आंका जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। अगला बात है कि अब ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन क्या है। तो दोस्तों आपके पास जो एक उद्योग आधार होगा यही एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा और कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके दोस्तों, अब तीसरी बात कि सर हमें ये लोन मिलेंगे कैसे। सरकार ने घोषणा तो कर दी है 3 लाख करोड़ रुपए के बारे में। जैसे ही आज दोस्तों घोषणा आई थी तो ऑब्वियसली कि मैं कुछ एमएसएमई सेक्टर में कुछ अपना अच्छा एक नॉलेज रखता हूँ, तो काफ़ी कॉल आना शुरू हो गए कि अब ये लोन कैसे मिलेगा, क्या होगा। अब कैसे मिलेगा, तो दोस्तों ये है, आपको पता है कि एक फ्री कोलेटरल लोन है और ये ऑटोमेटिक लोन है। मेरा मानना है कि यह ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही आपको मिलेगा, यानी कि बैंक में इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी को अप्लाई होगा और इसके बदले में साथ में आपको किसी तरह की कोई गारंटी भी नहीं होगी। अभी जो एक प्रपोजल गवर्नमेंट का सामने आया है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपसे कोई गारंटी फीस भी चार्ज नहीं करेंगे। अब दोस्तों गारंटी फीस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने मुद्रा लोन या सीजीटीएमएसई लोन या कई और भी तरह के लोन लिए होंगे, उसमें आपको ध्यान होगा आपसे 2% की प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, जिसे हम सीजीटीएमएसई कवरेज चार्ज बोलते हैं। यानी कि गवर्नमेंट इस बार आपसे वो 2% की हर साल जो एक फीस लेती है वह आपसे इस बार चार्ज नहीं करेगी, यानी कि आपकी प्रोसेसिंग फीस बच गई। लेकिन दोस्तों इंश्योरेंस और जो लोन प्रोसेसिंग फीस है वह तो बैंक आपसे चार्ज करेगी ही करेगी। ओके, और यह लोन 4 साल के लिए होगा। यानी अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको बहुत बहुत सोचने समझने वाली बात है दोस्तों। आप एक चीज़ सोचिए कि मैं रिटर्न फाइल करता हूँ मान लीजिए 5 लाख रुपए की, और मैं बैंक में जाकर बोलता हूँ कि सर मुझे आप 1 करोड़ रुपए का फाइनेंस दे दीजिए। तो बैंकर्स भी कहते हैं कि ठीक है हम आपको 1 करोड़ का फाइनेंस कर देंगे, लेकिन आपकी आईटीआर कितने की है। तो दोस्तों ऐसे में आप उनको बोलते हैं कि सर मेरा आईटीआर है 5 लाख रुपए का। तो ठीक है, आप उनसे पैसा कितना मांग रहे हैं दोस्तों, उनसे पैसा मांग रहे हैं हम 1 करोड़ रुपए का। और आपका जो मैं मानता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 साल का। और दोस्तों आपको ध्यान होगा यह लोन आपको सिर्फ 4 साल के लिए है, जिसमें 12 महीने आपको प्रिंसिपल चुकाने की जरूरत नहीं है। यानी यह लोन कितने का हुआ, यह लोन हुआ आपका 12 दूनी 24, 12 36, यानी 36 मंथ का लोन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 36 महीने का लोन है। 1 करोड़ रुपए का लोन आपने डिमांड किया है और मैं रेट मानता हूँ इंटरेस्ट 10%। ओके, अब दोस्तों मैं इस 1 करोड़ रुपए पे अगर 3 साल के लिए ईएमआई लगाऊं ना, तो आपकी 3,22,000 रुपए की ईएमआई आएगी। यानी कि सीधा सीधा ये कि आप अपने मन मर्जी लोन नहीं ले सकते, जितना आपका आईटीआर होगा उस आधार पर ही आपको लोन मिलेगा। अच्छा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज, जहां तक मैं इस लैंग्वेज को पढ़ूं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यह लोन आपको किश्तों में ही मिलेगा, यानी सीसी लिमिट के फॉर्म में मिलने की आशंका कम है, क्योंकि इसे चुकाना या वापस करना जरूरी है। जबकि सीसी लिमिट में क्या होता है कि हर साल आपका लोन रिन्यू होकर वापस से उसी अमाउंट पर चलता रहता है। यानी कि 3 साल के अंदर आपको यह लोन चुकाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी लोन आप मांगो और आपको मिल जाए। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, 1 करोड़ रुपए पे 3,22,000 रुपए की किश्त आ रही है 36 महीने के लिए। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया, मेरी मान लीजिए 5 लाख की आईटीआर है, तो मुझे क्या लोन मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा 3,22,000 रुपए का हिसाब से मेरा, मैं मानता हूँ कि मेरा मोटा मोटा 38-39 लाख रुपए की मैं एक साल में ईएमआई पे करूंगा, जबकि मैं आईटीआर 5 लाख की भरता हूँ। इस हिसाब से तो मुझे लोन 1 करोड़ का नहीं, सिर्फ मात्र 10 या 15 लाख रुपए का ही मिल सकता है। तो दोस्तों यह एक और आपके बीच में कंडीशन है। अगली जो मैं बात और मुद्दा उठाना चाहूँगा वह है कि यह लोन आप 31 अक्टूबर 2020 तक ही ले सकते हैं, यानी कि इसके बाद यह स्कीम बंद हो जाएगी।
और जहाँ तक मैं समझता हूँ बिल्कुल ये पूरा फंड पब्लिक खत्म कर देगी। जैसे हर साल, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक CLCSS करके एक स्कीम आती है दोस्तों, और हो सकता है कि आजकल में वह भी वापस से आ जाए। CLCSS क्या है? मशीन पर 15% की फ्लैट सब्सिडी, यानी कि आपने अगर मशीन लोन बैंक से लिया है तो आपको मशीन लोन का 15% चुकाना ही नहीं है। जो लोग अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने मशीन लोन ली है, वह इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हम इसके अंदर। उस मशीन लोन को के लिए सरकार ने लास्ट ईयर 3,500 मतलब 3,500 करोड़ रुपए का फंड एक जारी किया था। आप नहीं मानेंगे दोस्तों, यह फंड सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। मैं मानता हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट है 3 लाख करोड़, लेकिन यह सभी के लिए है। लेकिन वह 3,500 करोड़ रुपए का एक फंड जो मशीन की सब्सिडीज के लिए दिया था, वह 1 से 1.5 महीने में ही खत्म हो गया। यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह स्कीम काम करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कागज की, यानी पेपर डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से ये काम करेगा। दोस्तों अब इसमें पेपर डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लेके चलना है बैंक में, या आपको एप्लीकेशन में क्या इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात बता देता हूँ। मैं अभी इस वक्त जो मैं डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा सेम वही जो आपकी PSB 59 मिनट्स में लगती है। यानी उसमें जो सबसे मोटे मोटे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिले हैं वो है, एक तो आपका GST का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और दूसरा आपकी ITR फाइल होना जरूरी है। यानी कि जब अपना ITR फाइल करोगे तो उसका इनकम टैक्स ID पासवर्ड भी होगा, और आप GST की रिटर्न फाइल करोगे तो उसका भी ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी नॉर्मल डिटेल है, जो आधार कार्ड और पैन कार्ड की नॉर्मल डिटेल है, वह भी आपको तैयार रखनी होगी। साथ में आपका किस बैंक में खाता है उसे भी आपको मेंशन करना होगा, और कितना लोन आप लेना चाहते हैं वह भी आपको मेंशन करना होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यह लोन स्टार्टअप्स को मिलेगा या नई एंटिटीज को मिलेगा, या एग्जिस्टिंग भी इसमें एलिजिबल होंगे। दोस्तों जैसा कि नए उद्योगों के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ यह लोन इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा बजाय पुराने उद्योगों के, क्योंकि जब कोई भी लोन बिना आपकी पर फिजिकली वेरीफाई किए हुए सैंक्शन किया जाता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सैंक्शन का, ना कि डिसवर्स का, सैंक्शन किया जाता है, तो बैंकर्स या कोई भी एजेंसी हमेशा कोशिश करती है कि किसी पास्ट एक्सपीरियंस पर्सन को ही ये लोन दिया जाए बजाय नई एंटिटी की। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था GST ID पासवर्ड होनी चाहिए और इनकम टैक्स ID पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि जिस दिन अप्लाई करने वाला व्यक्ति है उसके पास ये दोनों ID पासवर्ड होना चाहिए, यानी वो एग्जिस्टिंग एंटिटी होनी चाहिए। तो कोशिश यहाँ पर एग्जिस्टिंग एंटिटी की ही रहेगी। तो दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, आपके कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि अभी इसमें थे 15 पॉइंट्स, जबकि मैंने दोस्तों अभी मैं 4th पॉइंट ही मैंने अभी कवर किया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर मेरे से कोई पॉइंट नहीं छूटा हुआ हो। बाकी मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ बता दी है दोस्तों कि यह बोरोवर अप टू 25 करोड़ तक की आउटस्टैंडिंग, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया है। हाँ, आपका 4 साल वाला मैंने बता ही दिया है, और आपको 4 साल में से पहले 12 महीने में सिर्फ ब्याज पे करना है। आपको मूल आपका 13वें महीने से शुरू हो जाएगा, यानी किस्त होगी वो 13वें महीने से शुरू हो जाएगी। दोस्तों मैंने बता ही दिया है आपको 31 अक्टूबर 2020, किसी तरह की गारंटी नहीं, कोई कोलेटरल रिक्वायर नहीं है। अब इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी पर ही लोन दिया जाएगा, यानी अब तक जितनी भी गवर्नमेंट ने लोन के लिए प्रोसेस जारी किया है, जिसमें नाबार्ड और सिडबी सबसे बड़ी ऑथराइज एजेंसी बनकर आई हैं, वह क्या करती हैं हर साल कि यह बैंक मैनेजर के ऊपर जिम्मेदारी डाल देती है। दोस्तों मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि हर स्कीम को बैंक मैनेजर के ऊपर जिम्मेदारी डालकर छोड़ दिया जाता है कि आप अपने आधार पर ये लोन दीजिए, और यह अकाउंट NPA नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे केस में बैंक मैनेजर वही करता है जो उसे कम रिस्की लगता है, उसे लगता है कि वह एंटिटी को जानता है,
वह लगता है कि एंटिटी हमारे बैंक का एक रेगुलर क्लाइंट है, उसे लगता है कि एंटिटी हमारे बैंक के नियरेस्ट एरिया में है, उसे लगता है कि एंटिटी का मकान हमारे इस ई सिटी में स्थित है, उसे लगता है कि एंटिटी एक अच्छा टर्नओवर के साथ और काफ़ी एक जानी मानी फर्म है, उसे लगता है कि एंटिटी के जो पर्सन या ऑथराइज पर्सन हैं वह एजुकेटेड है, समझदार हैं और पैसे का सही उपयोग करेंगे, उसी आधार पर यह लोन जारी किया जाता है। तो दोस्तों, यह मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको आगे पसंद आई और आपके कोई भी सवाल जवाब हैं तो आप मुझे लिखिए, मैं सेकंड पार्ट में और भी कई सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।